हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे ये नौजवान साथी बैठे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी, बीबी बत्रा जी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं आप हमारे रथी बनिए, हम सब आपके सारथी बनते हैं और इस कुरुक्षेत्र के अंदर इस महाभारत को लड़ते हैं और 2024 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाते हैं। हम सबका भला हो जाएगा और आपका और हमारा एक ऐसा नाता है। ये जो हमारे पत्रकार साथी खड़े, ये देख लो, ये है कांग्रेस। और एक लाइन बोल देता हूं, हर सांस आस पर होती है, हर बात विश्वास पर होती है। ये रोहतक शहर सिलसिलों का है, यहाँ लोगों की सुबह कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे साथ जोरदार नारा लगा सकते हो जो इस हाल को चीर कर बाहर जा सके, तो एक बार मेरे साथ साथियों जोरदार नारा लगा दीजिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे रोहतक शहर के विधायक श्री भारत भूषण जी बत्रा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित, आपके दिलों के धड़कन, हमारे नेता, बहुत बड़े नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेंबर राज्यसभा, मंच पे जो बोल चुके हैं उनको मैं संबोधन में नहीं, पर जो मेरे कुछ सीनियर साथी हैं जो मंच पर बैठे हैं उनको कई बार बोलने का मौका भी नहीं मिला। हमारे बहुत ही सीनियर पार्षद हैं, अलावत साहब, कदम सिंह अलावत जी, कलानौर से हमारे पूर्व चेयरमैन, 3 बार चेयरमैन रहे, राकेश बत्रा जी, सीताराम सचदेवा जी और पंचाल साहब अभी बैठे हैं। इन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। और मेरी खासकर महिला कांग्रेस की सभी बहनें, मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों, समय बचाने के लिए मैं सबका नाम ले सकता हूँ, सबको अच्छी तरह जानता हूँ, सबसे अच्छी तरह परिचित हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ। आज का ये सम्मेलन चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता के अंदर मेंबरशिप ड्राइव के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपको इसके नेतृत्व में बुलाएंगे। पर एक बात का बड़ा दुख होता है और बातों को मैं संक्षेप में कहूंगा इस बात के लिए कि हरियाणा का मुख्यमंत्री ये अपने आप में जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार ना होने का बहुत बड़े नारे देता है। वास्तव में इस राज्य के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है, मेरी भी आज 68-69 साल उम्र की राजनीति बचपन में देखी, इससे भ्रष्ट सरकार आज तक हरियाणा में नहीं आई है, ना भी कभी आई। मुख्यमंत्री 2 मिनट में झूठ बोलता है, सदन में झूठ बोलता है। इस बात के लिए डाडम का आपके सामने खनन घोटाला आया, 4000 करोड़ रुपया सरकार को चूना लगाया, उनको फेवर की। मैं सदन के अंदर आवाज उठाने वाला हूं। सोमवार मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मोशन लगा हुआ है, उसके अंदर मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर खट्टर साहब के खिलाफ आक्षेप किए और उसको कटघरे में खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट का उस स्टैंड को मुख्यमंत्री ने कहीं विंडिकेट करने की नहीं दी, किसी भी कोई पिटीशन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने शब्द क्यों गए। आज ये रिकॉर्ड की बात है। इस बात के लिए रोहतक शहर खड्डों का शहर बना हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रोहतक का मेयर बार बार आपके अखबारों में पड़ा होगा इस बात के लिए कि यहाँ पर कहीं पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप आईडी बनवाने जाते हो, आपका बुरा हाल है।
ठीक कह रहे थे अपना ऊपर साहब के तहसील में जाओ वहां पर बुरा हाल है, बूढ़ा के दफ्तर में जाओ वहां बुरा हाल है, पब्लिक हेल्थ के दफ्तर में जाओ जो कुछ है। जो सरकार नागरिक को पानी नहीं दे सकती, पीने का पानी नहीं दे सकती, जो व्यवस्था हमारी सीवरेज प्रणाली की ठीक नहीं कर सकती, जो हमारे को जीवन का एक मेन ये कि स्वच्छ पानी नहीं दे सकती, उसको सरकार में रहने का कोई भी हक नहीं किसी हालत में नहीं है। ये कुछ और नारों और कुछ और मकसद से गवर्नेंस किसी हालत में ये किसी हालत में इस बात के नहीं करते। एचपीएससी का घोटाला, एचपीएससी और स्वास्थ्य और सर्विस कमीशन के बारे में जितनी मनोहर लाल खट्टर की मुख्यमंत्रीशिप में जितनी हरियाणा की हिंदुस्तान के अंदर बेइज्जती हुई है, किसी कमीशन की आज तक बेइज्जती नहीं हुई। जिस हिसाब से नौकरियां यहाँ पर भी की और जिस हिसाब से करोड़ों रुपया कमीशन के दफ्तर से पकड़ा रहा, उनका किस तरह ओवरमार्कशीट चेंज हुई, किस तरह एक वो सेक्रेटरी था उसके पास कैसे सब कुछ हो गए और सभी की गोलियां लगी। इससे भ्रष्ट सरकार किसी हालत में नहीं हो सकती। जहां पर सड़कों की बात करें, लोग कॉन्ट्रैक्ट लेने जाते हैं, ठेका लेने जाते हैं और उसके बाद ये आते हैं, आप सबको इस बात का पता है, पहले तो 10% उस कॉन्ट्रैक्टर को कहीं और देने पड़ते हैं, बाद में डेवलपमेंट की बात करता है कि शासन विकास पर बनता है। जो हमारे को सुविधा मिलनी चाहिए थी वो ये सरकार को सुविधा इस बात के लिए किसी हालत में नहीं दे रही है और दे रही है। और मेन सबसे बड़ी बात इस बात की है कि इस सरकार को बार बार फेंकने के लिए अब रोहतक का हाल जो है, रोहतक के हिसाब से आप देखो इस बात के लिए कि कौन सी सहूलियत, कोई एक रोहतक के अंदर प्रोजेक्ट नहीं आया। बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया, परसों इसके ऊपर वहां पर भाषण होगा इस बात के लिए और उन्हें मौका मिलेगा। आज तक उसने ना रोहतक की सड़कों के लिए पैसा दिया, ना गांव की सड़कों के लिए पैसा दिया, ना शहर की 1 करोड़ रुपया खड्डा भरने के लिए दिया। इतना जीवन अच्छा जो 10 साल में हमने दिया, 7 साल के अंदर यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप सभी जानते हो कि जो यहाँ से विधायक रहा, मंत्री रहा, वो कितना भ्रष्टाचार में लिप्त था। किस बात के लिए, कौन सी बात के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इस भ्रष्टाचार का मुकाबला करना है, इस सरकार का मुकाबला करना है। ये एक शुरुआत है, हमारे पास सिर्फ 2.5 साल का समय है। सभी तैयार हो जाओ, कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार को उखाड़ने का काम करो। मैं यही आपसे कहता हूँ। बाकी इस मंदिर में मैं समय समय पर मेंबरशिप के लिए सभी मेरी बहनों की, सभी भाइयों की, सभी दोस्तों की मैं मीटिंग बुलाता रहूंगा और इस बारे में मैं एमपी साहब से भी थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि ये जो आईटी का सिस्टम रख दिया है, इसमें कुछ साथियों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उस दिक्कत को हम मिटाएंगे, नहीं तो उसका और भी समाधान हम निकालेंगे। पर मेंबर सबने बनना है, कापियां सबने भरनी है, मेंबरशिप हर एक ड्राइव में हर एक ने करनी है। कार्यकर्ता का सम्मान चाहिए, कार्यकर्ता किसी हालत में पीछे नहीं रहना चाहिए। रोहतक की मेंबरशिप जो है, रोहतक की कॉन्स्टिट्यूंसी की मेंबरशिप सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। संजय गौतम जी ने ज्वाइन किया, अब मैं उनका धन्यवाद करता हूं। वो भी हमारे साथ में मिलकर चलेंगे और आप देख लो कि मंत्री का पीए रहा है। अब मैं आपने बहुत समय आप बैठे रहे, आपसे मैं इस बात के लिए कि आपने एक परिचय दिया, इस बात के लिए एक संयम का परिचय दिया। अब मैं आपके आज्ञा से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना संबोधन करें। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, कांग्रेस पार्टी की। हमारे बीच में हमारे रोहतक के विधायक जो आपकी आवाज बड़ी काबिलियत से
और पूरी ईमानदारी से हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में बहुत काबिलियत से, पूरी ईमानदारी से और दूरदर्शिता से आपकी आवाज को वहां रखते हैं। उनके साथ मुझे काम करने का भी तजुर्बा हुआ। जो हमारी सरकार थी उस समय मैं देखता था कि इस दूरदर्शिता से कि रोहतक के विकास की क्या रूपरेखा हो, उसके लिए उनकी मैंने सोच को भी देखा। और जब से मैंने राजनीतिक सामाजिक जीवन में कदम बढ़ाए, उस समय से और उससे पहले भी, जब मैं स्कूल में था, स्टूडेंट था, कॉलेज में था, तो बचपन से मैं कहूँगा जिनका पूरा आशीर्वाद और पूरा मार्गदर्शन हर कदम पे मुझे प्राप्त हुआ है, हमारे बहुत ही आदरणीय भाई भूषण जी बत्रा। हमारे बीच में हमारे एक और बहुत आदरणीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे चक्रवर्ती शर्मा जी, उनका अपना स्थान है प्रदेश की राजनीति में। मैं आग्रह करूंगा जो प्रेस के हमारे साथी हैं, फोटो वगैरह वो इधर थोड़ा सा पीछे देखने में, थोड़ा सा इधर से अगर आ जाए, जैसे बाकी यहाँ पे जो लोग हैं तो पीछे थोड़ी सी, और बाकी सभी से आग्रह बैठ जाएं जो आगे पीछे खड़े हैं, ताकि सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। और प्रेस के जो साथी हैं थोड़ा सा इधर पीछे जो है उसमें थोड़ा सा इधर, हमारा साइड पोज भी है, बुरा नहीं है, साइड पोज भी अच्छा है, आपकी फोटो अच्छी आएगी, विश्वास दिलाते हैं। थोड़ा सा और हम इसको पूरा इधर कर लेते हैं ताकि पूरी आपकी बढ़िया पोज बने आपका। मगर ये क्योंकि सारे हमारे साथी जो सामने हैं उनको परेशानी ना हो, मैं एक का नाम आप कहोगे तो सारे स्टेज पे जो हमारे क्या नाम है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, आप लोग की अगर आज्ञा और अनुमति हो, क्योंकि स्टेज पे जो सारे बैठे हैं बहुत से साथी बोल भी दिए, मैं एक करना जैसे नजर मिलती है तो नाम लेने का मन करता है। और आगे भी जो बैठे हैं और जो नीचे भी है, मैं लगभग, मैंने ये तो नहीं कहता 100%, मगर आज इस जो है हॉल के अंदर जो सारा अपना परिवार बैठा है, 100% तो नहीं कहता, लेकिन 90% सबके मैं नाम भी जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ। तो और सभी परिवार है, परिवार में सभी बराबर हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, उम्र के लिहाज से उतना जो है सबका मान सम्मान, मगर सारा परिवार बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि ये नाम ले दिया तो ये हो जाएगा भाई स्टेज वालों के नाम ले दिए, और स्टेज में तो सम्मानित सभी कांग्रेस पार्टी का परिवार, ठीक बात है ना। इसमें एक बार सभी आगे, मैं सबसे माफी मांगते हुए, समय बहुत हो गया, बहुत देर से बैठे। आज सबसे पहले तो आज ये होली पर 2 साल के अंतर के बाद ये बात होली मिलन का जो कार्यक्रम पहले भी हम करते रहते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल से, पिछली बार भी लॉकडाउन था, उससे पिछली बार भी लॉकडाउन था, तो होली का मिलन इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ। तो आज मगर होली मिलन का ये कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर रोहतक शहर के हमारे सभी साथियों का आज यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सबको एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। ये होली आपके घर के लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए, हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छी हो, देश के लिए, प्रदेश के लिए ये होली भगवान का आशीर्वाद रहे और हमारा देश आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हमारा रोहतक आगे बढ़े। ऐसी शुभकामनाएं आज होली के अवसर पर आप लोग के लिए भी, और हम सब मिलके ये हम प्रार्थना भगवान से करते हैं। और आज यहाँ पे एकत्रित होने की औपचारिक जो आज की हमारी जो बैठक है, उसका एक कारण, जैसा कि अभी बत्रा साहब ने बताया कि भाई कांग्रेस पार्टी की भर्ती शुरू हुई है, मेंबरशिप 31 मार्च तक वो मेंबरशिप रहेगी, तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रुचि लें। उस मेंबरशिप के माध्यम से
मेंबरशिप तो होती है, भर्ती तो होती रहती है, लेकिन मेंबरशिप के माध्यम से हर बूथ पे, हर वार्ड पे 36 बिरादरी में आप जाएं, अपनी टीम बनाएं, अलग अलग परिवारों को जोड़ें, कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप करें। इसमें बहुत से लोगों को चीफ एनरोलर बनाया गया है, मुख्य भर्तीकर्ता, और भी जो आप लोग चाहेंगे, जो भी चाहेगा उसको मुख्य भर्तीकर्ता बना दिया जाएगा। हर मुख्य भर्तीकर्ता चीफ एनरोलर आगे अपने फ़ोन से जितनी मेंबरशिप करना चाहें वो मेंबरशिप करा सकते हैं। तो इस काम में आप लोग लगें, पूरी रुचि लें और बूथ लेवल तक पहुँचें। इस मेंबरशिप एक तो भर्ती तो बहाना है, लेकिन अपने संगठन को मजबूत आपको बूथ स्तर तक पहुँचाना है। ये आज का एक औपचारिक जो कारण है, सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। जो टीम है, टेक्निकल टीम है, जो फ़ोन वगैरह की जो जिस तरह से मेंबरशिप होती है, आप लोगों ने देखा यूथ कांग्रेस के चुनाव में भी आप लोगों ने हिस्सा लिया, तो उसमें जैसे मेंबरशिप फ़ोन से होती है वैसे ही फ़ोन से बड़ी कांग्रेस की मेंबरशिप भी हो रही है। तो टीम, टेक्निकल टीम सारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मेरी बात हो चुकी है बत्रा साहब से, तो टीम, टेक्निकल टीम कल आई थी, वो टेक्निकल टीम सारी उपलब्ध रहेगी इस दौरान, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रुचि लें। तो एक बार सबसे पहले तो ये प्रस्ताव अगर मंजूर है कि भाई इसमें बूथ लेवल पे हम बड़ी अच्छी टीम बनाएंगे, और एक बार हाथ खड़ा करके पहला प्रस्ताव तो हम ये पारित करें आज की बैठक का। दूसरा प्रस्ताव हमारा ये जो आज का बैठक का जो उद्देश्य है, क्योंकि बहुत ये सही है जो ये जो बैठक है हमारी, वो कोरोना काल पिछले 1-1.5 साल से कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई। माड़ा वक्त था, बुरा समय था, कोरोना का समय ऐसा समय था, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, बीच में किसान आंदोलन, उस आंदोलन के समय भी हमारा समर्थन, एक तो भगवान की कुदरत की मार, कोरोना के से मानवता जूझ रही थी। उस समय हमारा उद्देश्य कार्यकर्ता सम्मेलन करने का नहीं था। कोरोना जब मानवता जूझ रही थी तो हमारा एक एक परिवार, एक एक घर को बचाने का था। और सबसे पहले मैं आप सबको उस बात के लिए बधाई देता हूं, जब हम सब ने मिलकर कदम बढ़ाया तो पूरे देश के अंदर जो अपनी पूरी टीम लगी, उस टीम की चर्चा पूरे देश में जाए कि भाई राजनीति छोड़ दी, राजनीतिक सम्मेलन छोड़ दिए, राजनीतिक कार्यकर्ता मीटिंग छोड़ दी। लेकिन कोरोना में एक एक परिवार को कहीं ऑक्सीजन पहुंचे, कहीं दवाई पहुंचे, कहीं अस्पताल पहुंचे, आप सब उस काम में लग गए। कभी कभी वो काम भी जरूरी होते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद जब किसान आंदोलन की बात आई, तब भी हमने ये फैसला किया कि देश का किसान मुश्किल में है। 700 परिवार उजड़ गए, 700 परिवारों के शव एक एक करके इन बॉर्डर से वापस आ रहे हैं। ऐसे समय में हम कोई जो है राजनीतिक लाइन अलग से ना निकाल कर देश के किसान का साथ देंगे, और उसमें भी आप सब ने मिलकर बहुत सहयोग किया देश के किसान का। तो अब कोरोना भी वो समय भी चला गया, किसान आंदोलन में भी वो समय भी चला गया, 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी समय चला गया, और इस सरकार का 2.5 साल का जो कार्यकाल था, जो आधा कार्यकाल, क्योंकि शुरू में पहले दिन से सरकार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ने निकलो तो ये कहें तो ये मैं समझता हूँ किसी भी सरकार को, कैसी भी सरकार बनी हो, मगर थोड़ा समय सरकार को भी दिया जाता है। तो इन 2.5 साल भाई सरकार की नीति, नियत और काम देखने के लिए काफ़ी होते हैं। इनको तो 7, साढ़े सात 8 साल हो गए, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 2 होगी ना इनके। तो अब ये कोरोना भी चला गया, किसान आंदोलन भी, 5 प्रदेश के चुनाव भी, और इस सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल भी। अब सारा फोकस हरियाणा पे, सारा देश अब हरियाणा की तरफ देखेगा। 1.5-2 साल का सफ़र बचा है। 1.5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव, और टाइम पे हुए तो 2 साल के बाद, 2.25 साल के बाद विधानसभा का। मगर मुझे लगता है कि इस बार ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि अलग से चुनाव कराएं, ये लोकसभा के साथ ही। ठीक बात है ना? पिछली बार का जो इनका तजुर्बा था, 75 पार का नारा दे दिया था, लोकसभा के बाद कराएंगे। 75 पार का नारा था, टीवी 85 पार दिखा रहा था, लेकिन गाड़ी सुई कहाँ पे अटक गई थी? 40 पे। मेजॉरिटी नहीं थी लोगों ने तो पिछली बार भी अपने तरीके को सत्ता से बाहर। तो भाई 1.5-2 साल का समय बचा है। इस 1.5-2 साल में
और वैसे तो अभी तक लगातार मैं ये भी बधाई देता हूं बत्रा साहब को और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, इन जो पीछे समय क्या मुश्किल का समय था, लेकिन लगातार विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम के माध्यम से, अगर पूरे देश में विपक्ष अगर कहीं लोगों के बीच में बड़े बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन करनाल से लेकर और जींद से लेकर और मेवात तक आप सब वहां पहुंचे, तो हर वर्ग की आवाज़ उठाने का प्रयास आप लोगों ने किया। लेकिन अब आने वाले समय में भाई इन 1.5 साल के अंदर लोगों की नज़र हम पे टिकी है। हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव इस बार भी चाहते थे, थोड़ा सा धोखा बन गया लोगों के साथ। गलत तो नहीं कह रहा मैं, लोगों ने तो बदलाव के लिए मतदान किया था। अब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप संघर्ष करें, लोगों की हकों की लड़ाई लड़ें और हरियाणा में हरियाणा के भविष्य को बचाने के लिए इस सरकार, जन विरोधी और भ्रष्ट सरकार को आईना दिखाने के लिए आप वो संघर्ष करें और उसकी तरफ आगे कदम बढ़ाएं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी काम शुरू करें, कोई संघर्ष का शुरू करें, तो सबसे पहले अपने परिवार से और अपने जो है कुनबे से, अपने घर में सबसे पहले सलाह करनी की आवश्यक होती है। आप कहो तो भी संघर्ष को और तेजी से आगे बढ़ाएं और आप कहो तो गाड़ी को चौथे गियर में पहुंचाएं। एक बार आप बताओ भाई, आप कहो तो एक बार हाथ खड़े करके। ये प्रस्ताव पारित है भाई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़ो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़ो। ये जरूरी भी, क्योंकि इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया प्रदेश का। 8 साल छोटा समय नहीं होता। आज हरियाणा प्रदेश को पटरी से उतारने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 8 साल में सबसे पहले रोहतक से शुरू करते हैं। क्या कोई एक परियोजना, बड़ी परियोजना, कोई IMT बनी हो, औद्योगिक क्षेत्र बनाया हो, कोई विश्वविद्यालय बनाया हो, यूनिवर्सिटी, कोई बड़ा स्टेडियम, कोई रेल की कोच फैक्ट्री, कोई एयरपोर्ट जो मैं अपने समय में मंजूर करवाया गया था, कोई मेट्रो, कोई रेल की लाइन जैसे अपने समय झज्जर की तरफ बिछाई गई थी। और तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बड़ी परियोजना इन 8 साल में रोहतक में आपने कोई बड़ी परियोजना होती हुई देखी कि नहीं देखी? मैं आपसे पूछना। और ये रोहतक की बात नहीं, क्या पूरे हरियाणा में कोई बड़ी परियोजना आपने देखी इन्होंने? और नई परियोजना छोड़ो, जो हमारे समय के मंजूर शुदा बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, एक एक करके उनका पलायन हो गया। रेल कोच फैक्ट्री गोहाना में आनी थी, वो बनारस चली गई। महम में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जितना बड़ा दूसरा एयरपोर्ट 2013 में जिसकी सिद्धांतिक मंजूरी भारत सरकार की कैबिनेट में महम में दी थी, और वो जो एयरपोर्ट जो था, जो महम में आना था, 2018 में जब IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक पूरा जब सैचुरेशन आ जाती है एयर ट्रैफिक में, उसके बाद वो बनना शुरू होना था। वो एयरपोर्ट 2017 में जब यूपी में सरकार बदली तो जेवर उत्तर प्रदेश में चला गया। अभी प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव से पहले उसका पत्थर रखा और कहा कि जेवर के लोग आने वाली भविष्य को, लाखों करोड़ों नौजवानों को इसमें रोजगार मिलेगा, उनका भविष्य संवरेगा। लोकसभा के अंदर जब ये स्थानांतरण किया जा रहा था तो आंख में आंख डाल के मैंने भी प्रधानमंत्री जी से पूछा था कि आप एक भारत का नारा देते हैं, क्या उस एक भारत में रोहतक के, हरियाणा के नौजवान का भी भविष्य का भी हिस्सा है कि नहीं है? मैंने उनसे सवाल पूछा, लेकिन एयरपोर्ट चला गया। नए काम तो किए नहीं, मगर दुख इस बात का नहीं है कि एयरपोर्ट चला गया, दुख इस बात का नहीं है कि मेट्रो भादुगढ़ में रुक गई, आगे आनी थी। आपको पता है कि स्पीड से बना मेट्रो आगे चल रही थी, अब तक मेट्रो कहां पे पहुंच चुकी होती, आगे होती कि नहीं आगे होती। दुख इस बात का नहीं है कि बाड़सा एम्स में 12 अस्पताल मंजूर थे, केवल कैंसर का अस्पताल बना, बाकी 11 कहां चले गए? एम्स का बड़ा अस्पताल भी आना था, वो कहां चला गया? दुख इस बात का नहीं है कि रेल कोच फैक्ट्री चलेगी, दुख इस बात का है कि जब ये नए काम तो हुए नहीं, मगर ये हमारी सरकार के समय मंजूर शुदा काम एक एक करके जा रहे थे। तो कोई पैरवी के लिए हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री जी से लेकर किसी मंत्री तक, किसी सांसद तक, किसी एक सांसद ने भी संसद में खड़े होकर नहीं कहा कि कम से कम ये प्रोजेक्ट मंजूर हैं, जिनको हरियाणा में ही
तो किस बात का है। लोकतंत्र वहाँ पे शर्मसार होती है। आज हरियाणा को पटरी से उतार दिया। 2014 से पहले जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हरियाणा विकास दर में देश में नंबर 1 पे थे। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में हम देश में नंबर 1 पे थे। प्रति व्यक्ति निवेश में देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी। कहीं खानपुर में, खेदड़ में, झज्जर में थर्मल के कारखानों में निवेश हो रहा था तो कहीं IMT रोहतक में एशियन पेंट और मारुति आ रही थी। कहीं फतेहाबाद में परमाणु का कारखाना लगाया जा रहा था तो बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर पार्क बनाया जा रहा था जो आप बाईपास से देखते हुए जाते हैं। दुख इस बात का है कि वही हरियाणा जो निवेश में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में सबसे आगे थे, गरीब आदमी के उत्थान की योजनाओं में पेंशन देश में सबसे ज्यादा थी। अब तो पेंशन काट रहे हैं। आज वही हरियाणा बेरोजगारी में देश में, क्योंकि निवेश हुआ नहीं, सरकारी रोजगार मिला नहीं, सरकारी नौकरियां जितनी मिलनी चाहिए थी वो भी समय था, सरकारी जो है रोजगार वो भी समय था जब आपकी सरकार थी। हरियाणा के अंदर कोई भी लिस्ट आती थी, हर हफ्ते लिस्ट आती थी और हर हफ्ते लिस्ट में प्रतिभा के अनुसार हरियाणा के नौजवानों को मौका मिलता था। आज 8 साल में एक बड़ी लिस्ट आई ग्रुप डी की, कोई ना सरकारी नौकरी का कोई रोजगार, 20 लगातार एक के बाद एक पेपर लीक, और पेपर लीक के बाद जब HPSC में छापा पड़ा तो करोड़ों रुपए बरामदगी हुई। उस बात का तो दुख था ही, उसके साथ साथ एक लिस्ट भी बरामद हुई कि इस नौकरी के लिए, क्योंकि HPSC के सदस्य बत्रा साहब भी रहे, एक लिस्ट निकली कि HCS प्रीलिम क्लियर कराने के लिए 40 लाख, डेंटल सर्जन कराने के लिए 35 लाख, कंडक्टर लगाने के लिए 4 लाख, ड्राइवर लगाने के लिए 5 लाख, क्लर्क लगाने के लिए 10 लाख। एक लिस्ट निकली HPSC से, SSC से। पिछली बार HSCC में भी जो छापा पड़ा था तो कुछ इसमें इन पदों पे HSC से लिस्ट निकली थी। परचून की दुकान पर दाल, चीनी, आटा, टॉफी, चॉकलेट कहते ही मोनू जी हंस रहे हैं, मोनू शर्मा जी। तो जैसे हर वस्तु का अलग रेट होता है, ऐसे हरियाणा के अंदर नौकरियों का फिक्स रेट छापा पड़ के उनके दफ्तरों में और करोड़ों रुपए की बरामदगी। हरियाणा के नौजवान देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज झेल रहा है, कोई किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नंबर 1 पे हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1, आज लूट खसूट भ्रष्टाचार में नंबर 1। ये जो सरकार बनी, लूट खसूट की और बुनियाद पे सरकार बनी, जनता से विश्वासघात करके सरकार बनी। आपको पता है लोगों ने बीजेपी की सरकार नहीं बनाई दोबारा, लोगों ने तो 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी कि नहीं निकाल दी थी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। लोगों ने तो 40, उस समय भी लोकसभा चुनाव में देश में आज तक के इतिहास में सबसे प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला था। लेकिन हरियाणा के हालात कुछ और थे। हरियाणा में जब 4 महीने बाद चुनाव हुआ तो 75 पार के नारा ध्वस्त हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद जब सरकार मेजॉरिटी में नहीं आई तो कुछ ऐसे लोग थे, जेजेपी पार्टी के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ जनादेश लिया लोगों से, जिनका चुनाव चिन्ह चाबी था। चुनाव चिन्ह तो चाबी था लेकिन ताला चाइनीज था। लोगों के विश्वास को अपने संदूकों में भरकर बीजेपी को रातों रात बेचने का काम किया। और केवल एक, बाकी कोई शर्त सार्वजनिक नहीं आई, लेकिन एक शर्त जो आपको ही पता है कि हरियाणा में लूट खसूट करने की पूरी छूट दी जाए, इस शर्त पे सरकार बनी कि नहीं बनी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लगे हुए हैं, शराब माफिया घुस गया, खनन माफिया घुस गया, युवाओं के भविष्य के साथ धोखा, गरीब आदमी के साथ धोखा, किसान के साथ धोखा। किसान आंदोलन में आपने देखा आंगनवाड़ी आशा वर्करों के साथ धोखा, लेकिन कोई परवाह नहीं, क्योंकि एक ही लाइसेंस लेके सरकार बनाई गई दोबारा गठबंधन की सरकार कि लूटने खसूटने की पूरी छूट, कि अकेले बीजेपी वाले क्यों लूट रहे हैं। आपने बत्ता साहब ने रोहतक शहर में जो हमारे यहाँ पे आपने देखा उसका उदाहरण दिया। यही कारण था सरकार, ये दोबारा जो मैं बोलता हूं कि दोबारा लोगों के विश्वास से नहीं बनी। सरकार का चेहरा होता है सरकार के मंत्री, उनकी कैसी कार्यशैली,
जब 19 में चुनाव हुआ, इनके 12 मंत्री में से 10 मंत्री, सरकार अगर दोबारा बनाने का अच्छी सरकार होती और अच्छा फल देती और उस फल को दोबारा चखने की जनता में अगर चाह होती तो इनके मंत्रियों को सबसे पहले मौका देती। लेकिन क्या हुआ, बादली में ओम प्रकाश धनखड़ जी से लेकर नारनौल में कैप्टन अभिमन्यु जी तक, रामविलास शर्मा जी महेंद्रगढ़ में लेकर सोनीपत में कविता जैन जी तक, रोहतक में मनीष ग्रोवर जी से लेकर और इसराना हल्के में जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है वहां तक, सारे मंत्रियों को लोगों ने धराशायी कर दिया और सबको अपना बड़े बहुमत से हटाने का काम किया। लोगों ने उनका घमंड भी तोड़ा। उनकी अगर वो ईमानदार रास्ते पे चल रहे होते, सबको साफ नहीं करते, एक दो को छोड़ देते, सारा मंत्रिमंडल हार गया। लेकिन बैकडोर से जनादेश चुराकर हरियाणा में सरकार बनाई। लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, हरियाणा के कोने कोने में मैं जा रहा हूँ, हरियाणा के कोने कोने में लोगों की, हर वर्ग की आज एक ही भावना है, किसी तरीके से टाइम काटो, मौका मिले तो वोट की चोट मारने के लिए लोग तैयार हैं। आने वाला समय आपका आशीर्वाद और आपका साथ रहेगा तो आने वाले समय में हरियाणा में बदलाव निश्चित है। आने वाला समय आपका होगा, आने वाले समय में आपकी सरकार होगी। और इन लोगों ने जो लोगों को इतना हर वर्ग को जो नुकसान पहुंचा है, हर वर्ग को जो त्रस्त किया है, इनका हिसाब किताब हरियाणा की जनता निश्चित तौर से आने वाले समय में करेगी। तो मैंने जैसे कहा कि भाई अब इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। उस लड़ाई में, इस संघर्ष में आपका साथ बिना न्योते के, देखो भाई, बिना न्योते के और थोड़े कहे को ज़्यादा समझ के, आप घर है, रोहतक घर है। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात आई, मुझसे पहले कह रहे थे, मुझे उस बात का भी, लोकसभा चुनाव पूरे देश के अंदर एक माहौल बना, आपने फिर भी बहुत साथ दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। इतना पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में जितना साथ आपने दिया, उस समय मुझे दुख उस बात का नहीं कि नतीजा क्या आया, मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ से एक ऐसे उम्मीदवार जो हमारी पार्टी को इस बात की, ये बात कह के छोड़ गए कि सारा काम रोहतक में हुआ, रोहतक की तस्वीर बदल दी, मगर सारा भेदभाव का आरोप लगा के जो छोड़ के गए कि सारा सब कुछ रोहतक में लगा दिया, रोहतक के विकास में सब कुछ लगा दिया, ऐसे उम्मीदवार को आपने मौका दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो न्याय था? और नहीं था तो आपका आने वाले समय में आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पूरा आशा, पूरा विश्वास है। मगर और आपका आशीर्वाद रहेगा तो बदलाव आएगा, बदलाव हरियाणा के अंदर होगा। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हरियाणा को बचाने की जो लड़ाई है, इसको निष्कर्ष पे लेके जाएंगे। हरियाणा के युवा के भविष्य को बचाने वाली लड़ाई है, उसको निष्कर्ष पे लेके जाएंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो विकास का पहिया फिर घूमेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो रोहतक की तस्वीर जैसे पहले बदली थी फिर बदलेगी। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हरियाणा की तस्वीर जैसे पहले बदली थी फिर बदलेगी। आपका आशीर्वाद मिला तो जो भाईचारा, आपस में प्यार, भाईचारे के साथ हरियाणा आगे बढ़ा था, उसी प्यार और उसी भाईचारे के साथ हरियाणा आगे बढ़ेगा। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो आने वाले समय में महम में एयरपोर्ट होगा, रोहतक में मेट्रो होगी, रेल कोच फैक्ट्री गोहाना में होगी, और हम इस दिशा में प्रदेश के युवा को और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम लेके जाएंगे। और रेलवे, कई मुद्दे हैं, कर्मचारियों का मुद्दा है। इस मौके पे हम ये भी कहना चाहते हैं, पुरानी पेंशन स्कीम हमारी मांग है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है, जब राजस्थान की गहलोत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार बघेल सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर सकती है, तो खट्टर साहब आप भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करें। और
आप करेंगे तो आपका धन्यवाद, और आप नहीं करेंगे और लोगों के आशीर्वाद से यदि हमें मौका मिलता है तो पहले फैसले में हम इसको करने एक रेलवे एलिवेट ट्रैक की बात आई। बातें तो बहुत हैं। ये किस सोच के साथ ये बजट मंजूर कराकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस समय रेल मंत्री थे, वो यहीं आए थे इसी मैदान में, इसी ग्राउंड में उनका कार्यक्रम हुआ था कि रोहतक के बीच से ये बाहर निकले और यहाँ पर ऐसी एक भव्य सड़क का निर्माण हो। ऐसी किसी ने उस समय कहा था कि शिमला की मॉल रोड, और हमने कहा था कि उससे भी अच्छी यहाँ पे ऐसी भव्य सड़क का निर्माण हो कि आसपास का जो पूरा इलाका है, दूर दूर से पूरा देश, पूरा प्रदेश देखने आए। जिस स्पीड से अपन रफ्तार से चल रहे थे, जो सपने लेके चल रहे थे, लेकिन पता नहीं जो है, तो ये ठीक बात है। तो ये आज इसका रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की जहाँ तक बात है, दुकानों की उनकी बात है, जो दुकानें तोड़ी गई, हमें दुख है। गांधी कैंप, एक ये लिखा हुआ है गांधी कैंप का भट्ठा बिठा दिया तो भट्ठा तो इन्होंने हरियाणा का ही बिठा दिया, हर वर्ग का बिठा दिया। जो रफ्तार पकड़ी थी अपने, आज उस रफ्तार पे ब्रेक लगाने का काम किया। बहुत से मुद्दे, जल भराव, आज कलानौर के जो सारे साथी आए थे, जल भराव से उनको ना मुआवजा मिल रहा, ना स्पेशल गिरदावरी पूरा, तो वो भी एक जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे उठाएंगे, एक एक बात की लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। और भाई जो है आप सबके सहयोग से ये लड़ाई लड़ेंगे, इसमें जीत होगी। जो हुड्डा साहब एक बात कहते हैं कि भाई मेरी कड़ की रुखाली कम कर लियो, छाती में उड़ा दूंगा। तो भाई कौन सी जी? ठीक बात। तो मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे निर्मला जी, मुद्दे बहुत है, एक एक करके अभी जिक्र नहीं। अभी तो आप सबका एक बार फिर होली का मिलन का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और होली की बहुत बहुत एडवांस मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।